जासूसी में महिलाओं का इस्तेमाल आम बात है। राजा महाराजा रहे हों, मुगल बादशाह हों या फिर अंग्रेज शासक, सभी ने जासूसी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया है। आज भी कई देश अपने प्रतिद्वंदी देशों की जासूसी महिलाओं से ही कराते हैं। ये महिलाएं हनी ट्रैप के माध्यम से अपने टारगेट को खसाती हैं। दुनिया के जो देश सुंदर महिलाओं को हनी ट्रैप की तरह इस्तेमाल करके दूसरे देशों की अहम जानकारियां निकालने का काम करते हैं, अगर वही देश इसकी शिकायत करने के साथ साथ अपने अफसरों और जनता को इस बारे में सावधानी बरतने को कहें तो आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। ऐसा ही आश्चर्य चीन के एक मामले में हुआ है। चीन ने इस साल 15 अप्रैल 2016 को अपने पहले नेशनल सिक्योरिटी एजुकेशन डे पर आम लोगों से हनी ट्रैप से बचने की अपील की है। इस अपील के साथ बाकायदा कार्टूनुमा पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें चित्रकथा के माध्यम से सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिला कर्मियों को सचेत किया गया कि सुंदर विदेशी लड़कों से बचकर रहें और उनसे डेटिंग न करें। डेंजरस लव शीर्षक से प्रकाशित इस पोस्टर में कुल 16 चित्र हैं, जिनके जरिए एक कथा कही गई है। इस कथा के अनुसार चीन की एक युवा महिला नौकरशाह जियाओली, संभवत काल्पनिक नाम, एक विदेशी युवक के प्रेम में पड़ जाती है और उसे देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दे बैठती है। कार्टून पोस्टर के मुख्य किरदार जियाओली के माध्यम में युवा सरकारी कर्मचारियों को भी गोपनीय सूचनाओं का महत्व समझने और उन्हें लीक न करने की आवश्यकता को समझाया गया है। कहानी यह है कि एक पार्टी में जियाओली की भेंट विजिटिंग स्कॉलर डेविड से होती है। इसके बाद दोनों की कई मुलाकातें होती है, जो धीरे धीरे प्रेम और उपहारों के आदान प्रदान में बदल जाती है। अपने इस प्रेम संबंध को माध्यम बनाकर डेविड जियाओली से तमाम तरह की खुफिया जानकारियां हासिल कर लेता है। लेकिन एक दिन दोनों का भांडा फूट जाता है, दोनों पकड़े जाते हैं और ली को जेल में डाल दिया जाता है। कार्टूनुमा इस कहानी के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को इस बारे में आगाह किया गया है कि वे सरकारी सूचनाओं के महत्व को समझें और उन्हें यूं ही किसी दूसरे के साथ साझा न करें। यही नहीं, अगर उन्हें किसी हनी ट्रैप की भनक लगे अथवा कोई व्यक्ति जासूसी करके खुफिया जानकारी जुटाते हुए नजर आए या फिर उस पर संदेह हो तो वे इसकी सूचना देश की सुरक्षा एजेंसियों को दें। इस पोस्टर को जारी करने से 1 से 2 दिन पहले ही चीन ने सरकारी तौर पर कहा था कि भारत ऐसा देश है जो सुंदर महिला बनकर सभी को लुभाना चाहता है। सवाल यह है कि चीन ने ऐसा क्यों किया? कहीं कार्टून पोस्टर जारी करके चीन ने भारत के जासूसों की ओर से पैदा होने वाले खतरों की तरफ तो इशारा नहीं किया है? ये एक बड़ा सवाल भी है और छानबीन का विषय भी। लेकिन जो चीन खुद ही हनी ट्रैप जैसे कारनामों से दूसरे देशों की खुफिया जानकारी हासिल करता रहा है, उसके इस नए रवैये से ऐसा लगता है जैसे उसे इस बात का खतरा महसूस हो रहा हो कि जो काम वह खुद दूसरे मुल्कों के साथ करता रहा है, कहीं वही हथकंडे अपनाकर दूसरे देश उसके साथ ऐसा न करने लगे। हनी ट्रैप का एक किस्सा है सन 2011 का। इस साल फ्रांस ने चीन पर आरोप लगाया था कि वह फ्रांस में खूबसूरत चीनी महिला जासूसों की तैनाती कर रहा है। फ्रांस के अनुसार सुंदर चीनी महिलाओं को यह काम सौंपा गया था कि वे बड़े फ्रांसीसी कारोबारियों को हनी ट्रैप यानी अपने प्रेमजाल में फंसाकर उनसे कारोबारी खुफिया जानकारी हासिल करें। इससे पहले ब्रिटेन ने चीन पर अलग ही एक आरोप लगाया था। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने चीनी सरकार को आरोपित करते हुए कहा था कि वह ब्रिटिश कारपोरेट कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रही है। उल्लेखनीय है कि MI5 ने इससे पहले भी सन 2008 में द थ्रेट फ्रॉम चाइनीज एस्पिनाज शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित करके देश के सुरक्षा अधिकारियों, बैंकों और बिजनेसमैनों को चीनी हनी ट्रैप से सावधान रहने को कहा था। हनी ट्रैप यानी सुंदर महिलाओं या सुंदर पुरुषों को प्रेमजाल में फंसाकर दूसरे देशों की सुरक्षा अथवा कारोबार से संबंधित खुफिया जानकारियां प्राप्त करने का चलन शायद सदियों पुराना है। खास बात यह कि इस तरीके को अब भी कारगर माना जाता है। समझा जाता है कि इस तरह जो सूचनाएं मिलती है वे बड़े काम की होती है। ऐसी कई घटनाएं हमारे देश से भी जुड़ी हैं। इस साल के शुरू में पठानकोट एयरबेस में हुए आतंकवादी हमले से पहले एक खबर मिली थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हनी ट्रैप के माध्यम से भारतीय वायुसेना के एक कर्मचारी को जाल में फंसा लिया है। वायुसेना के इस कर्मचारी रंजीत केके को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले के जो विवरण प्रकाश में आए थे
उनके अनुसार दामिनी मैकनाट नाम की एक महिला ने रंजीत केके को फेसबुक पर हनी ट्रैप बिछाकर अपने जाल में फंसा लिया था। दामिनी ने फेसबुक पर अपने बारे में दावा किया था कि वह ब्रिटेन की एक मैगजीन में काम करती है। ये मैगजीन सेना से जुड़ी खबरें प्रकाशित करती है। दामिनी ने भारत के कुछ नागरिकों के सामने प्रस्ताव रखा था कि वे कुछ जरूरी सूचनाएं उससे साझा करें। जानकारियां मैगजीन में छापी जाएंगी और इसके बदले में उन्हें अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। असल में यह आईएसआई द्वारा बिछाया गया एक हनी ट्रैप था, जिसके माध्यम से सेना के जवानों को फंसाकर उनसे खुफिया जानकारी निकाली जानी थी। एयरफोर्स कर्मी इसी हनी ट्रैप में फंस गया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीक्रेट मिशन के तहत हनी ट्रैप बिछाकर भारतीय सेना में खलबली मचाने वाला एक प्रसंग सन 2014 में भी सामने आया था। सेना के मेरठ सैन्य क्षेत्र में तैनात सैन्यकर्मी सुनीत कुमार फेसबुक के माध्यम से कथित तौर पर आईएसआई एजेंट पूनम प्रकाश और रिया के संपर्क में आया था। उन्हें वह सेना की जरूरी सूचनाएं लीक करने लगा था। सुनीत के बाद मनोहर सिंह नाम के एक अन्य सैन्यकर्मी के बारे में भी कुछ ऐसे ही सुराग मिले थे। यह भी आईएसआई के हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया था। सेना के जवान मनोहर सिंह को तो आईएसआई का ही एजेंट माना गया। ऐसी खबरें प्रकाश में आई थी कि वह यूपी के बरेली में ठिकाने बदल बदल कर किराए के मकानों में रहता था। वह खासतौर पर शहरों के अति सुरक्षित वीआईपी इलाकों को अपना अड्डा बनाता था। कुछ वर्ष पूर्व मद्रास कैफे नाम की एक फिल्म आई थी, जिसमें भारत की खुफिया एजेंसी रा के एक अधिकारी की कहानी थी। असल में रा के अधिकारी के बी उन्नी कृष्णन को 1987 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि वह अमेरिका की पैनम एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस, जो कि संभवतः अमेरिकी एजेंट थी, के प्रेम में पड़ गए थे और उसे श्रीलंका में आतंकी संगठन लिट्टे के खिलाफ भारत की ओर से चलाए जा रहे अभियान से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दी थी। इसे एक अपराध माना गया था। भारतीय विदेश सेवा की एक अधिकारी माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के मीडिया विभाग में अहम पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन माधुरी पर आरोप लगा कि वह पाकिस्तान के लिए जासूसी करती है। फलस्वरूप माधुरी को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट में दावा किया गया है कि वह पाकिस्तान में अपने 2 हैंडलरों में से एक के हनी ट्रैप में फंसकर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं लीक कर बैठी थी। 1990 के दशक में हनी ट्रैप का एक अन्य मामला तब सामने आया था, जब इस्लामाबाद में तैनात भारतीय नौसेना का एक अधिकारी कथित तौर पर कराची में काम करने वाली एक नर्स के प्रेम में पड़ गया था। दरअसल वह नर्स आईएसआई की एजेंट थी, जिसे नौसेना के अधिकारी ने अहम जानकारी दे दी थी। इस अधिकारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि उसे जेल की सजा नहीं दी जा सकी, क्योंकि इस अपराध के संबंध में पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके थे। 1950 के दशक में एक भारतीय युवा राजदूत के बारे में कहा जाता है कि वह एक रूसी सुंदरी के प्रेमपाश में फंस गया था। उसे रूसी सुंदरी के साथ लिए गए फोटो के आधार पर रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया। उस समय जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश मंत्रालय भी था। उसने नेहरू जी के सामने इस पूरे घटनाक्रम की बात कबूल की थी। इस पर उसे महज चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। चीन के बीजिंग में तैनात एक भारतीय राजनयिक का वहां की 2 चीनी महिलाओं के साथ प्रेम रसंग चला। उनमें से एक उनकी दुभाषिया थी और दूसरी उनकी चीनी नौकरानी। कहा जाता है कि ये दोनों सुंदरियां असल में चीनी जासूस थी, जिन्हें भारतीय राजनयिक से अहम जानकारियां निकलवाने के लिए तैनात किया गया था। भारत को जब इस हनी ट्रैप की जानकारी मिली तो उस राजनयिक को नौकरी से निकाल दिया गया। दुनिया में हनी ट्रैप बिछाकर दूसरे देशों के महत्वपूर्ण अधिकारियों, नेताओं से जानकारियां निकलवाने में जिन महिलाओं का सबसे ज्यादा उल्लेख होता है, उनमें से एक है डच महिला माता हारी। माता हारी ने कुछ साल तक जावा देश में एक मोहक नर्तकी का काम किया था। माता हारी को फ्रांस ने जर्मनी में जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद माता हारी ने दावा किया था कि वह तो जर्मनी के राजदूत की नौकरानी मात्र थी, लेकिन इसे सही नहीं माना गया। माता हारी को गोली मारने का हुक्म दिया गया।
बताते हैं कि माताहारी ने आंखों पर पट्टी बांधने से इनकार कर दिया और आंखें खोलकर खुद को गोली मारने वालों के सामने खड़ी हो गई। एक मशहूर किस्सा रूसी मॉडल अन्ना चैपमैन का भी है। अन्ना चैपमैन को कात्या के नाम से भी जाना जाता है। दावा है कि कात्या को पुतिन के आलोचकों और विरोधियों को चुप कराने के मकसद से हनी ट्रैप के रूप में मैदान में उतारा गया था। कात्या अपने काम में सफल भी रही। उसने पुतिन के कई आलोचकों से जुड़े सेक्स टैप और ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले वीडियो मीडिया में जारी करके उनकी बोलती बंद कर दी। कात्या के सबसे ताजा शिकार रूस के एक नामी पत्रकार और व्यंग्यकार विक्टर शेंद्रोविच है। 1960 के दशक की शुरुआत में एक सुंदरी क्रिस्टीन कीलर का नाम काफी चर्चा में आया था, क्योंकि उसने हनी ट्रैप के रूप में काम करते हुए एक साथ 2 शिकार किए थे। एक तरफ थे सोवियत संघ के राजदूत येवगरी इवानोव और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन के जॉन प्रोफुमो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वार थे। क्रिस्टीन कीलर के कारनामों का खुलासा ब्रिटिश प्रेस ने किया था, जिसके बाद प्रोफुमो ने पद से इस्तीफा दे दिया था और इवानोव को वापस मास्को बुला लिया गया था। 2 साल पहले अमेरिका के लिए उस वक्त बड़ी समस्या पैदा हो गई थी, जब उसे पता चला कि किसी ने कई अहम एटमी सूचनाएं चीन को पहुंचा दी हैं। जब इस मामले की छानबीन हुई तो पता चला कि ये किस्सा हनी ट्रैप से जुड़ा है। दरअसल एक 59 वर्षीय अमेरिकी बेंजामिन बिशप, जो कि असल में अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थे, ने चीन से वीजा पर आई 27 साल की एक चीनी सुंदरी को अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। बिशप उसके प्रेम में पड़ गए और कई अहम एटमी सूचनाएं उसे दे बैठे। जब मामले का खुलासा हुआ तो बिशप पर मुकदमा चला और उन्हें सूचनाएं लीक करने का दोषी माना गया। सन 2014 में भारत की खुफिया एजेंसी सीबीआई ने इंटरनेट सर्च इंजन गूगल के खिलाफ एक प्रारंभिक जांच पीई रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें गूगल पर आरोप लगाया गया कि उसने मैपाथन 2013 नामक प्रतियोगिता करवाकर देश के सैन्य और सामरिक महत्व के ठिकानों के फोटो और नक्शे न सिर्फ हासिल कर लिए हैं, बल्कि उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए हैं, जिससे इन सारी जगहों की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया था। सीबीआई के पास ये शिकायत सर्वर जनरल ऑफ इंडिया ने दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि गूगल ने कानूनन वर्जित देश के संवेदनशील प्रतिष्ठानों के नक्शे व फोटो प्रदर्शित करने के लिए देश की आधिकारिक मानचित्र एजेंसी भारतीय सर्वेक्षण विभाग से कोई इजाजत नहीं ली थी। राष्ट्रीय मानचित्र नीति 2005 के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को प्रतिबंधित क्षेत्रों का सर्वे करने और नक्शा उतारने की अनुमति नहीं है। उल्लेखनीय है कि गूगल ने फरवरी-मार्च 2013 में मैपाथन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था, जिसमें दुनिया भर के प्रतियोगियों को अपने आस पड़ोस, खासतौर से अस्पतालों और रेस्तरां आदि के फोटो नक्शे साझा करने को कहा था। लेकिन लोगों ने अति उत्साह में सामरिक महत्व के संवेदनशील प्रतिष्ठानों के फोटो नक्शे आदि भी प्रतियोगिता में भेज दिए थे। इस तरह गूगल ने 3 अपराध किए। एक तो उसने इस संबंध में संबंधित विभागों से कोई इजाजत नहीं ली, दूसरे ऐसे संवेदनशील नक्शे आदि हासिल किए जिन्हें कानूनन उसके पास नहीं होना चाहिए था, और तीसरे उसने ये चित्र व नक्शे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिए। कहा गया कि ये महत्वपूर्ण सामग्रियां गूगल के मार्फत ऐसे लोगों के हाथ लग गई जिनसे हमारे देश की संप्रभुता एवं सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 1-1.5 दशक से इंटरनेट पर लोगों की सक्रियता बढ़ने से जासूसी के मामलों में इजाफा हुआ है। सन 2013 में जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और NSA के पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन ने ये खुलासा किया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां प्रिज्म नामक खुफिया निगरानी कार्यक्रम के तहत दुनिया भर के इंटरनेट यूजर्स के संदेशों और सूचनाओं को खंगाल रही हैं, तभी से कई देशों में ऐसी साइबर खुफियागिरी से बचने की कोशिशें शुरू की गई। मार्च 2013 में स्नोडेन द्वारा जारी सूचना के मुताबिक बाहर बैठे हैकरों ने भारतीयों की 6.3 अरब खुफिया सूचनाएं एक्सेस की थी। स्नोडेन के दूसरे खुलासे के अनुसार NSA ने अमेरिका में जिन 38 दूतावासों की जासूसी की, उनमें भारतीय दूतावास भी शामिल था। हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा व विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों, मिसाइल प्रणालियों, NIC, यहाँ तक कि खुफिया एजेंसी CBI के कंप्यूटरों पर भी साइबर हमले करके उनकी जासूसी हो चुकी है। यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि विशुद्ध कारोबारी उद्देश्य से भी हमारी संचार सेवाओं को निशाना बनाया गया है। 6 साल पहले जुलाई
2010 में इनसेट 4B की बिजली प्रणाली में गड़बड़ी के कारण उसके एक सोलर पैनल ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे उसके 24 में से 12 ट्रांसपोंडर ठप हो गए थे। बाद में पता चला कि यह काम व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के तहत किया गया था। किसी ने उसमें स्टक्सनेट नामक वायरस पहुंचा दिया था ताकि इनसेट से जुड़े टीवी चैनल चीनी उपग्रह पर चले जाएं। ये घटनाएं साबित करती हैं कि अगर कभी दुनिया में साइबर जासूसी के कारण युद्ध के हालात पैदा हुए तो भारत को निशाना बनाना कितना आसान होगा। भारत के संबंध में एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है। असल में अभी भी हमारे देश में ज्यादातर कंप्यूटर और मोबाइल उपकरण विदेशों से मंगाए जाते हैं। संचार उपकरणों में प्रयुक्त होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स भी विदेश में बनती हैं। यहाँ तक कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर के कोड्स का स्वामित्व भी विदेशी है। यही नहीं, निजी और सरकारी दोनों तरह की साइबर सेवाओं के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, फेसबुक, यूट्यूब, स्काइप, एप्पल, एओएल, पैलटॉक आदि जिन अमेरिकी इंटरनेट कंपनियों की सेवाएं ली जाती है, वे सारी कंपनियां फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस एक्ट फीसा जैसे अमेरिकी कानूनों के तहत अपने सर्वरों का डाटा एनएसए यानी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को देने के लिए बाध्य है। अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे में आखिर हमारी साइबर सुरक्षा का क्या अंजाम हो सकता है, क्योंकि विदेशों में बैठा कोई साइबर जासूस जब चाहे हमारी साइबर गोपनीयता का कबाड़ा कर सकता है। बेशक हमारा देश राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लागू कर इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ ये ध्यान में रखना होगा कि साइबर स्पेस सीमा विहीन है और उसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है। किसी भी देश का साइबर स्पेस ग्लोबल साइबर स्पेस का हिस्सा होता है, लिहाजा कोई भी देश अलग से सुरक्षात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह साइबर आर्मी बनाकर ब्रिटेन अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर रहा है, कुछ वैसे ही उपाय भारत में भी किए जाएं। सन 2014 में ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि वह साइबर चुनौतियों से बचने के लिए साइबर आर्मी बनाने जा रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री फिलिप हेमंड के अनुसार अपने सुरक्षा प्रतिष्ठानों को दुनिया भर के साइबर जासूसों से बचाने की मुहिम के तहत ब्रिटेन सैकड़ों आईटी विशेषज्ञों की नियुक्ति कर रहा है। साइबर आर्मी के तहत काम करने वाले इन विशेषज्ञों का काम ब्रिटिश सेना के राडारों, सैटेलाइटों, विमानों और युद्धपोतों की संचार और तकनीकी प्रणालियों को साइबर हमलों से बचाना होगा। चूंकि सोशल मीडिया में अपनी वास्तविक पहचान छिपाना आसान है, इसलिए साइबर जासूसी की कितनी रोकथाम हो पाती है, यह वक्त ही बताएगा। पहचान छिपाना जासूसी की दुनिया में बहुत ही जरूरी होता है। आतंकवाद की दुनिया आजकल सोशल मीडिया को अपने अहम हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगी है। सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों के नाम से अकाउंट बनाना, अपने टारगेट से चैट करके उन्हें अपने जाल में फंसाना बहुत आसान है। आतंकी संगठन और जासूसी संगठन सोशल मीडिया का ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।